लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा टाइम भी था जब तिरंगा उठाना देशभक्ति नहीं क्राइम होता था। जिस झंडे को आज हम गर्व से लहराते हैं उसी के लिए लोगों को लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा और गोलियां तक खानी पड़ी। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि तिरंगे की सबसे बड़ी लड़ाई उसके रंगों को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि उसके बीच बने एक चिन्ह को लेकर थी जिसे आप रोज देखते हैं। और ये लड़ाई थी हमारी आजादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े नामों के बीच में। एक तरफ थे महात्मा गांधी यानी बापू और दूसरी तरफ थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये टकराव था चरखे और अशोक चक्र को लेकर। सवाल था कि हमारे झंडे यानी नेशनल फ्लैग में इन दोनों चरखा और चक्र में से क्या होना चाहिए। इतिहास में कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जिनको हम देखते तो रोज हैं, लेकिन उनकी जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग ले लीजिए। आज तिरंगा आपको हर एक सरकारी बिल्डिंग से लेकर बड़े बड़े चौराहों पर, फंक्शंस पर और तरह तरह के मूवमेंट्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो तिरंगा 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया, उसको बनने में करीब करीब 50 साल लगे थे। तब तक भारत के पास कोई एक फिक्स नेशनल फ्लैग नहीं था। अब सुनने में आपको ये बात नॉर्मल लग सकती है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जब आज़ादी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हमारे देश में चल रहा था, तब भारत की पहचान किस निशान से होती थी? क्या एक नेशन बिना झंडे के राष्ट्र बन भी सकता है? जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब दुनिया भर में भारत की पहचान अंग्रेजों के यूनियन जैक और स्टार ऑफ इंडिया से होती थी। यानी कि सत्ता की छाप में हम गुलाम ही नजर आते थे। हम कॉलोनी थे और हम पर राज करने वालों की पहचान का हिस्सा थे। इसी बात से अगला सवाल ये आता है कि क्या आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई थी या अपनी खुद की नई पहचान गढ़ने की लड़ाई भी थी? इसी सवाल के जवाब में आपको आज मैं सुनाऊंगा हमारे नेशनल फ्लैग, हमारे तिरंगे की पूरी कहानी। एक ऐसे प्रतीक की तलाश जिसने धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भारतीय होने का एक शेयर्ड मीनिंग दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल संघर्ष हुआ वो इन तीन रंगों को लेकर नहीं, बल्कि इन रंगों के बीच में रखा चिन्ह सबसे बड़ी बहस का मुद्दा था। और बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि तिरंगा कभी एक इल्लीगल चीज होती थी। इसे थामना, फहराना या लेकर चलना जेल और लाठी चार्ज का बहुत बड़ा रीजन बन जाता था। फिर भी हजारों लोग इसे सड़कों पर लेकर उतरे, बिना हथियार, बिना सत्ता, सिर्फ एक कपड़े के भरोसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तिरंगा कैसे इस देश की पहचान बना, किसने इसे गढ़ा, किसने बदला और क्यों बदला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और इस साल अटेम्प्ट देंगे। लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट करते रहना और इवेल्युएट करते रहना। स्टूडेंट्स की इसी नीड्स को समझते हुए हम हिस्ट्री कनेक्ट पर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑल इन वन यूपीएससी टेस्ट सीरीज। इसमें हमने हेल्प ली है जेएनयू और डीयू के उन एक्सपर्ट्स की जो कम से कम 3 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर बाकी के सारे टेस्ट फुल लेंथ होंगे। एक पूरा टेस्ट आपका सिर्फ करंट अफेयर्स का होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, और मैं लिख कर दे रहा हूं कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप पिंड कमेंट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे हिस्ट्री कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कीजिए। पहले 500 स्टूडेंट्स को यह सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी। यानी कि 1000 रुपए की सीरीज के लिए आपको सिर्फ 499 रुपए देने होंगे। तो फिर देर मत कीजिए, जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी सालों से। 1857 का विद्रोह खत्म हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की कमान आ गई थी। इस टाइम पर जब भारत में आज़ादी को लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हुई, तब हमारे पास अपना एक कोई झंडा नहीं था। भारत की पहचान होती थी इस झंडे से, जिसे यूनियन जैक या फिर ब्रिटिश हुकूमत का बनाया स्टार ऑफ इंडिया कहते थे। ये गहरे लाल रंग का झंडा था। एक साइड में कोने में यूनियन जैक था और बीच में एक ब्लू कलर का स्टार बना हुआ था। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते भारत में नेशनलिज्म की लहर उठ रही थी और नए नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए ये झंडा गुलामी का सबसे बड़ा और कड़वा निशान था।
इस झंडे से हमेशा इस बात की पहचान होती थी कि भारत एक गुलाम है। देश के नेताओं ने तब तक एक ऐसे निशान की तलाश शुरू की जिसे देखकर एक मद्रासी किसान, एक बंगाली इंटेलेक्चुअल और एक पंजाबी फौजी तीनों खुद को सिर्फ और सिर्फ भारतीय महसूस कर सके। अब फ्लैग बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन झंडे को बनाना असल में कोई नॉर्मल डिजाइन बनाने का काम नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा की खोज करने के जैसा था। इसी खोज को पहला फुल स्टॉप मिलता है साल 1904 में। सीन में एंट्री होती है सिस्टर निवेदिता की। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की स्टूडेंट थी। इन्होंने एक बेहद रेवोल्यूशनरी फ्लैग का कॉन्सेप्ट सामने रखा। इसे कहा गया वज्र ध्वज। इस झंडे में लाल रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग का वज्र बना था। वज्र असल में देवराज इंद्र का हथियार है। ये अस्त्र महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ था, इसीलिए वज्र को त्याग और अजेय शक्ति का प्रतीक माना गया। इस झंडे के दूसरे किनारे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सिस्टर निवेदिता का मानना था कि भारत को अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। इस तरह से अपने देश के लिए झंडा बनाने की एक वैचारिक, एक आइडियोलॉजिकल शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अभी और भी माइलस्टोन आने बाकी थे। ये पहला पड़ाव था। 1907 में भारत से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में इंडिया की एक महिला ने मानो धमाका कर दिया। जर्मनी के स्टटगार्ट शहर सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस चला रहा था। यहां पर दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने देशों के ध्वज लेकर आए थे। इस बीच इंडियन रेवोल्यूशनरी मैडम भीकाजी कामा ने देखा कि वहां इंडिया का अपना कोई फ्लैग ही नहीं है। उन्होंने वहां पर एक झंडा रेडी किया और पहली बार विदेशी धरती पर एक तिरंगा झंडा फहराया। यह इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के झंडे का पहला पब्लिक डिस्प्ले था। इस झंडे में ऊपर हरा रंग था। जी हाँ, आज की तरह नहीं, ऊपर हरा रंग था, बीच में केसरिया और नीचे लाल था। केसरिया पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसके साथ ही 8 कमल बने हुए थे जो उस टाइम के 8 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। मैडम कामा ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज बताते हुए यह मैसेज दिया कि भारत अब खुद को एक कॉलोनी नहीं बल्कि एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में देख रहा है। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी, सफर अभी और भी लंबा था। 1916 के आसपास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। इस दौरान एक और झंडा सामने आया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी और ऊपर के कोने में यूनियन जैक भी था। इस झंडे को आप डिप्लोमेटिक समझौता भी मान सकते हैं एक तरीके से। दरअसल इस टाइम तक भारत के मेन स्ट्रीम लीडर्स अंग्रेजों से पूरी तरह से देश को छोड़कर चले जाने की बात कर ही नहीं रहे थे। इंडियंस इस टाइम पर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी। लेकिन गरम दल के बाकी क्रांतिकारियों को यह बात हजम नहीं हुई। झंडे में यूनियन जैक का होना ही उनके लिए अपमान था। वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, उनको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। इसी बीच में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे आज की डेट में हम तिरंगे का असली आर्किटेक्ट मानते हैं। इनका नाम है पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले वेंकैया सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। वो जियोलॉजिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे और उन्हें झंडों से बहुत ज़्यादा लगाव था। 1916 से 1921 के बीच में उन्होंने दुनिया भर के तमाम लगभग 30 देशों के झंडों की अच्छी खासी स्टडी की और फिर एक किताब पब्लिश की जिसमें दर्जनों डिज़ाइन मौजूद थे। इसके बाद कुछ ही सालों में पिंगली वेंकैया का महात्मा गांधी से मिलना इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी जी उस टाइम पर एक ऐसा झंडा चाहते थे जो स्वदेशी और आम आदमी की ताकत को दिखाए, ना कि महलों और रियासतों की शान को दिखाए। 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यहाँ पर वेंकैया ने गांधी जी को एक फ्लैग दिखाया। इस फ्लैग में 2 रंग थे, लाल और हरा। गांधी जी ने इसमें एक सफेद पट्टी जोड़ने का सजेशन दिया ताकि देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का भी इसमें सम्मान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया एक बेहद ही रेवोल्यूशनरी सजेशन। ये सुझाव था बीच में चरखे को जोड़ना। चरखा जो कि स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और भारत के गरीब बुनकरों की ताकत का प्रतीक था, जिसने मैनचेस्टर की मिलों को कभी चैलेंज किया था। तो इस तरह से गांधी जी के लिए ये फ्लैग एक पॉलिटिकल फ्लैग नहीं था बल्कि एक मोरल मूवमेंट का चेहरा भी था। हिस्टोरियन श्री रूपा राय अपने आर्टिकल अ सिंबल ऑफ फ्रीडम में कहती हैं कि कैसे इस फ्लैग ने आगे चलकर नेशनलिज्म को विजुअल पॉलिटिक्स में बदल दिया। इस फ्लैग को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। माने कि अब आज़ादी की लड़ाई में स्टेज से दिए जाने वाली स्पीचेस की ही इंपॉर्टेंस नहीं थी, बल्कि अब फ्लैग्स को हाथ में लेकर सड़क पर निकला जा सकता था। इस चेंज का इम्पैक्ट ये हुआ कि नेशनलिज्म आम जनता की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। पहले जहां आज़ादी की लड़ाई पढ़े लिखे क्लास के लोग, नेताओं के भाषणों तक लिमिटेड हुआ करती थी, वहीं झंडे ने इसे विजुअल बना दिया और एक शेयर्ड आंदोलन बना दिया। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना अब हर आदमी के लिए एक आंदोलन का एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता था।
इससे चाहे वो आदमी अनपढ़ है, गरीब है या हाशिए के लोग जिनकी समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनके लिए भी राष्ट्रवाद से जुड़ना आसान हो पाया। झंडा एक ऐसा सिंबल बन गया जो फीलिंग्स को, इमोशंस को, त्याग और एकता को शब्दों से ज़्यादा और ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर पाता था। यही वजह है कि आज़ादी की लड़ाई जन आंदोलन में बदल पाई, हालांकि इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। 1923 का नागपुर ध्वज सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा और खूनी सबूत बना। हुआ ये कि ब्रिटिश पुलिस ने कई जगहों पर झंडा लेकर चलने पर बैन लगा दिया। इसके विरोध में कई जगहों पर जैसे कि नागपुर और जबलपुर जैसे इलाकों में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हजारों निहत्थे सत्याग्रही सिर्फ तिरंगा थामे पुलिस की लाठियां झेल रहे थे। जमनालाल बजाज, सरदार पटेल और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे नेताओं ने इस मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाया। इतिहासकार विरमानी इसे ध्वज का राष्ट्रीयकरण कहती हैं। यही वो दौर था जब तिरंगा एक सूती कपड़े से बढ़कर भारतीयों के आत्मसम्मान की पहचान बन गया। पुलिस झंडा छीनती तो लोग अपनी शर्ट फाड़कर उसे झंडा बना लेते थे। फिर साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया। इस अधिवेशन में रंगों को लेकर चल रहे कम्युनल कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दिया गया। पहले जो रंग धर्मों को रिलेट करते थे, उनकी अब डेफिनेशन को बदल दिया गया। केसरिया रंग को अब हिंदू धर्म की जगह साहस और बलिदान का प्रतीक बनाया गया। वही जो सफेद पट्टी थी उसको सत्य और शांति का प्रतीक कहा गया और हरा रंग बन गया सिंबल उम्मीद, भरोसे और फर्टिलिटी का। हालांकि जो बीच में नीले रंग का चरखा था वो अभी भी अपनी जगह पर बना रहा था। दोस्तों, ये वही झंडा था जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश भर में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी। अरुणा असफ अली ने जब गोवालिया टैंक मैदान में झंडा फहराया तो ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल गई। हर रेलवे स्टेशन, हर कचहरी और हर सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराने के लिए 15-15 साल के बच्चे गोलियां अपनी छाती पर खा रहे थे। तिरंगा अब सिर्फ एक निशान नहीं रह गया था, बल्कि मौत को मात देने वाली एक जिद बन चुका था। फिर आता है वो साल जिसने भारत की सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियों को काट दिया, साल 1947। आज़ादी की दस्तक सुनाई दे रही थी और सबसे बड़ा सवाल था कि आज़ाद भारत का अपना ध्वज कैसा होगा। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक फ्लैग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में ही वो इंटरेस्टिंग डिबेट हुई जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक ग्लोबल व्यू पॉइंट रखते थे हर बात को लेकर, उनका मानना था कि नेशनल फ्लैग को आर्टिस्टिक तो होना ही चाहिए, पर साथ ही साथ टेक्निकली सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि चरखे की जगह फ्लैग में अशोक चक्र को रखा जाए। नेहरू का ये लॉजिक काफ़ी प्रैक्टिकल भी था। उनके हिसाब से फ्लैग के दोनों साइड चक्र तो एक जैसा ही दिखेगा क्योंकि वो एक सर्कल है, लेकिन चरखा एक साइड से सीधा दिखेगा और दूसरी साइड से उल्टा दिखाई देता था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अशोक चक्र अशोक महान के धम्म चक्र का सिंबल था। यह अपने आप में जस्टिस, मोरालिटी को तो सिंबलाइज करता ही था, साथ ही साथ अखंड भारत के गौरवशाली इतिहास को भी दिखाता था। तो नेहरू ने इस फ्लैग को लेकर ये लॉजिक दिए, लेकिन इस प्रस्ताव से सबसे ज़्यादा कौन दुखी हुआ? महात्मा गांधी। उनके लिए चरखा करोड़ों गरीबों की धड़कन और अहिंसा का हथियार था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ध्वज से चरखा हटा दिया गया तो मैं उस ध्वज को सलाम ही नहीं करूँगा। अब ये बेहद इमोशनल और टेंस सिचुएशन थी। इस चरखे वाले तिरंगे की भी अपनी एक हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बताई। तो हो सकता है कि महात्मा गांधी को लगा हो कि आगे चलकर भी पहचान बनेगा, लेकिन आखिरकार नेहरू, मौलाना आज़ाद और दूसरे बड़े नेताओं ने गांधी जी को बड़े प्यार से समझाया कि ये चक्र भी मूवेबिलिटी और प्रगति का ही प्रतीक है। ये लगातार चलते रहने का संदेश देता है। फिर तमाम बहसों के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस नए स्वरूप को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उस ऐतिहासिक दिन सभा में जो व्याख्या दी झंडे को लेकर, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा, केसरिया रंग वैराग्य और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। हमारे नेताओं को भौतिक लाभ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। सफ़ेद रंग प्रकाश और सत्य का मार्ग है जो हमारे आचरण को रास्ता दिखाएगा, और हरा रंग उस मिट्टी से संबंधित है जिस पर हम सब निर्भर हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन आज के नेता किस हद तक फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ें तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अशोक चक्र के बारे में एक ऐसी बात कही जो आज के डिजिटल युग में भी उतनी ही सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, ये चक्र न्याय के शासन का पहिया है। भारत को अब उन पुरानी रूढ़ियों में ठहरना नहीं है, उसे निरंतर बढ़ना है और आगे चलते रहना है, क्योंकि ठहरने का मतलब मौत है और गतिशीलता ही जीवन है। फिर 15 अगस्त 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर इसे फहराया तो वो सिर्फ एक नई सरकार का उदय नहीं था, बल्कि एक सोई हुई सभ्यता का दोबारा जागना था। आज़ादी के बाद के दशकों में तिरंगे के रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कड़ाई थी। सालों तक आम नागरिकों को अपने घर पर झंडा फहराने का हक नहीं था। यह अधिकार सिर्फ सरकारी इमारतों तक सीमित था।
लेकिन नवीन जिंदल नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस नियम को चुनौती दी। उन्होंने 7 साल तक लंबी कानूनी जंग लड़ी। उनका लॉजिक था कि झंडा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और भारतीय ध्वज संहिता को बदल दिया गया। अब तिरंगा सिर्फ वीआईपी इमारतों की शोभा नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि हर आम भारतीय के घर की छत की शान बन गया। हाल ही में 2021-22 में भी संशोधन हुए, जहां पर पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडों को भी मंजूरी दी गई। हालांकि इसको लेकर हिस्टोरियंस और जो खादी लवर्स हैं उनके बीच में आज भी डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे गांधी जी की खादी वाली जो सोल है, आत्मा है, वो कमज़ोर हो रही है। और सरकार का तर्क है कि इससे हर घर तिरंगा जैसे जो मूवमेंट हैं उनको बहुत बड़े लेवल पे कामयाब किया जा सकता है। दोस्तों, तिरंगे की ये यात्रा 100 सालों से भी लंबी है, जो हमें सिखाती है कि ये फ्लैग कोई बस एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जो भारत की बदलती पहचान के साथ खुद को ढालता रहा है। पिंगली वेंकैया की वो सादगी भरी मेहनत, मैडम कामा का वो विदेशी सरजमी पर दिखाया गया साहस, नेहरू गांधी के बीच की वो वैचारिक बहस, ये सब कुछ इन 3 रंगों और 24 तीलियों वाले चक्र में समाया हुआ है। ये ध्वज हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है। जिस तरह से केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग मिलकर एक सुंदर तिरंगा बनाते हैं, उसी तरह अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मिलकर एक महान भारत का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिरंगे की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।